कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाउंडेशन क्लास जो कि बहुत लंबे समय बाद आज आप लोगों के लिए आ रही है, अब लगातार आती रहेगी, यानी हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं, जैसे आज आई है कल भी आएगी। और आज जैसे अभी ये क्लास आ गई तो इम्पोर्टेंट जो आपकी क्रैश कोर्स है, क्लासेस क्रैश कोर्स की भी आपकी कंटिन्यू आएंगी। तो संभावित है कि आज दूसरी वीडियो भी आपको इवनिंग तक मिल जाए, 6 बजे 7 बजे कभी भी मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और हम लोगों का एक मेरा टारगेट है कि जितनी जल्दी कवर कर सके, यानी हम लोग अभी क्या है, ये चल रहा है, नवंबर चला, 18 दिसंबर को एग्जाम है आपका पुलिस का, फिर जनवरी में आपका पटवारी लेखपाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक मतलब टारगेट रहेगा कि अधिकतम चीजें आपकी कवर हो सके, ठीक है। तो ये जो आपका फाउंडेशन क्लासेस मैंने कराई थी, मैंने लास्ट टाइम आपको पवार वंश, अगर आप लोगों की कॉपी होगी नोट्स आपके देखना, पवार वंश तक। अब जो बच्चे ऐसे जिसने पहले पढ़ा है वो इजीली बैठ के रिवीजन कीजिए, मतलब खुद को सेटिस्फाइड कीजिए कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये बहुत बड़ा आपका कॉन्फिडेंस आपका जनरेट करेगा, बहुत अच्छी आपके लिए एक प्रकार के मैसेज छोड़ेगा कि आप अगर मेरे साथ साथ उस चीज को पढ़ रहे हैं और आपको लगेगा कि हाँ हमें ये आता है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज अपने आप में रहती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको कनकपाल तक पढ़ाया था। अब देखिए बच्चों, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा कहीं ना कहीं एग्जाम में वो चीज आ जाए, एग्जाम में हमारा काम बन जाए इतना। अब पवार वंश के इतने राजाओं का नाम नहीं पढ़ा सकता कि हर एक को हम लोग सेपरेट पढ़ें, हर एक के बारे में इतना देखें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखिए, परशुराम तथा विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित था। यहाँ पर कुछ मतलब चीजें निकली हैं, परशुराम प्लस विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। ये है बच्चों उत्तरकाशी में। कहां पर है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। परशुराम और विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपने कनकपाल तक पढ़ा था उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास थोड़ा सा सोर्सेस की कमी की वजह से, यानी एक प्रकार के प्रॉपर वो पता नहीं है, क्या अपने आप में एक फैक्ट, यानी एक प्रकार का तथ्यात्मक नहीं है ज्यादा। तथ्यात्मक का मतलब जिसका प्रूफ है, प्रूफ का मतलब हर इतिहासकार अपने तरीके से चीजों का एक्सप्लेन करता है, और बहुत ज्यादा एक प्रकार का क्या है, विरोधाभास है। कोई अलग कहता है, हरिकृष्ण रतोड़ी जी अलग कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी की किताब में अलग मिलेगा, एटकिंसन जी अलग कहेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी अलग कहेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप एक चीज देखना, उत्तराखंड के इतिहास में ये द्वंद्व हमेशा रहता है कि कोई इतिहासकार कुछ कहता है, कोई कहता है। अब हम लोग क्यों इतना पढ़ें, बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हमें हल्का अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए, तो इतना ही हमने देखना है। तो यहां पर आप लोग अगर देखेंगे, जब मैंने कनकपाल पढ़ाया था उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम तो फिलहाल अजयपाल से पहले कोई नहीं आता। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आपको 3-4 राजा उससे पहले दिखेंगे। एक सोनपाल नाम है, इसी सोनपाल को सुवर्णपाल भी कहा गया है, ठीक है, सुवर्णपाल। सोनपाल या सुवर्णपाल के बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक राजा हो सकता है वो लखनदेव है। कौन है? लखनदेव, लखनदेव, ठीक। लखनदेव के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपने आप में अनंतपाल द्वितीय, फिर जगतपाल, ठीक है। लिखो अनंतपाल द्वितीय, अनंतपाल द्वितीय और जगतपाल, ठीक है, जगतपाल। ये 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। अब देखना जो सोनपाल या सुवर्ण क्या है, अपने आप में सुवर्णपाल है बच्चों, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी भिलंगना घाटी में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। और ये इसने क्या किया, चांदपुरगढ़ के जो राजा थे उनसे हट के अपना शासन स्थापित किया, यानी इसने राजधानी अपनी बनाई थी भिलंगना घाटी पर, भिलंगना घाटी, ठीक है, टिहरी वगैरह का इलाका जो आपको पता होगा। और इसने क्या किया था, जो गंगोत्री जाने वाला मार्ग था उस पर भी नियंत्रण किया था, ठीक है। इसके बारे में सेकंड पॉइंट लिखो, गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण था, वाले मार्ग पर नियंत्रण, मार्ग पर नियंत्रण इसने स्थापित किया था। बाद में क्या हुआ, इसने भी अपना जो इसके बाद के शासक आए होंगे, यानी सोनपाल या सुवर्णपाल, क्योंकि इसको सोनवंशी भी कहा जाता है, तो इसके बाद के जो रूलर आए होंगे लास्ट टाइम पे वो ऐसे ही हल्के फुल्के होंगे, तो उन लोगों ने अपनी जो है सत्ता गवा दी थी, फिर वो चांदपुरगढ़ के ही अंदर आ गए थे, अजयपाल के ही अंडर वो क्या करने लगे थे, शासन करने लगे थे, ठीक है। सोनपाल या सुवर्णपाल के बारे में बताया जाता है कि इनका 24वां राजा था, 24th
राजा। ये कभी नहीं पूछने वाला आपसे कौन सा राजा था, क्या था, थोड़ा ये देखना कि किसने अपनी राजधानी भिलंगना घाटी में स्थापित की थी। ठीक है, बाद में ये कहां चला गया, चांदपुर चला गया, यानी चांदपुरगढ़ के ही अंदर अंतिम समय में अपना ये आ गया। इसके बाद जो आता है बच्चों, एक इंपोर्टेंट आता है लखनदेव। इसके बारे में एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसने स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला ये क्या था, स्वतंत्र राजा था। ठीक है, यानी खुद की मुद्रा इसने चलाई थी। लिखो स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला स्वतंत्र शासक था ये। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी इन तीनों में नाम पूछता है कि इन तीनों में किसने अपना, इन चारों में से अपनी स्वमुद्रा, खुद की मुद्रा इसने चलाई थी, ये कौन सा था, लखनदेव या लक्षणदेव भी इसको बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे से हो सकता है। ठीक है, लखनदेव, और इसके बारे में बताया जाता है कि इनका 28वें नंबर का क्या था, राजा था। ठीक है, और इसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई। कौन सी मुद्रा हुई, ताम्र लिख देना, ताम्र की। और ये कौन सा राजा था, 28वां राजा था। ये कुछ नहीं पढ़ना आपके कौन से नंबर का राजा था, क्या था, ये कुछ नहीं आने वाला पेपर में। बस आप ये देखना कि एक ये वाला पॉइंट देख लेना, भिलंगना घाटी में किसने अपनी राजधानी बनाई थी, सोनपाल या सुवर्णपाल। दूसरा, स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला पहला स्वतंत्र शासक इनका ये बताया जाता है जिसने ताम्र की मुद्रा थी, लखनदेव या लक्षणदेव। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अनंतपाल द्वितीय। इसके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1335 ईस्वी का इसका एक धारसिल शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी देता है इनके बारे में। ठीक है, लिखो 1335 ईस्वी का धारसिल शिलालेख, मोस्ट इंपोर्टेंट धारसिल लेख। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 1335 ईस्वी का इसका अपने आप में क्या प्राप्त हुआ है, धारसिल शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि मंदाकिनी घाटी से क्या मिला है। ठीक है, प्राप्त लिखो, प्राप्त ब्रैकेट में लिखो मंदाकिनी घाटी से, मंदाकिनी घाटी से इसका धारसिल। तो कभी क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि धारसिल शिलालेख किसकी जानकारी देता है, अनंतपाल द्वितीय, या धारसिल शिलालेख किस वंश से संबंधित है, पंवार वंश से, इनकी वंशावलियों के बारे में भी कहीं ना कहीं इसकी क्या मिलती है, इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो इनकी वंशावली है उसमें दो राजाओं को सोनवंशी कहा गया है, एक है लखनदेव, एक अनंतपाल। ठीक है, इन दोनों को सोनवंशी कहा गया। लिखो पंवार वंश की, पूरा लिखना है। ठीक है, पंवार वंश की वंशावलियों में किन दो राजाओं को सोनवंशी कहा गया है, पंवार वंश की वंशावलियों में या वंशावली में किन दो राजाओं को सोनवंशी कहा गया है, तो एक लखनदेव हो जाएगा, एक अनंतपाल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा गया है, सोनवंशी कहा गया है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं भिलंगना घाटी के इलाके में रूल कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं भाई साहब, जो अंत में लिखे मैंने, जगतपाल। जगतपाल के बारे में ये कहा जाता है कि देवप्रयाग में इसने, जो देवप्रयाग मंदिर है वहां पर इसने भूदान दिया था, किसको, देवप्रयाग मंदिर परिसर को। ठीक है, भूमि दान इसने दी थी। इसके अलावा इसका भी एक ताम्र शासन वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी अगला जो आता है आपका जगतपाल, इसके बारे में 3-4 इंपोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं। ठीक है, एक पहला फैक्ट इसके बारे में ये है कि इसने देवप्रयाग का ताम्र शासन इसका प्राप्त हुआ है। लिखो देवप्रयाग का ताम्र शासन किससे संबंधित है, ताम्रपत्र वाली बात। ठीक है, ताम्र शासन अगर ये पूछता है किसका हो गया, तो आपका जगतपाल का हो गया। दूसरा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताम्र शासन में इसको रजवार कहा गया। ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, किस शासक को ताम्र शासन में रजबार कहा गया है, किस शासक को ताम्र शासन में रजबार कहा गया है, ये हो जाएगा अपना जगतपाल। ठीक है, यानी रजबार किसको कहा गया, जगतपाल। और इस रजबार का शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता था यानी हिमालयी राज्यों पर जो अपने आप में रूल करता था, यानी जो उनका विजेता था, कहने का मतलब हिमालयी राज्यों में प्रभुत्व संपन्न राजा के लिए रजबार शब्द यूज होता था। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, हिमालयी राज्यों में प्रभुत्व संपन्न यानी सबसे मजबूत राजा में प्रभुत्व संपन्न जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, रजबार। यानी कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस राजा को या देवप्रयाग ताम्र शासन या ताम्र शासन में किस पंवार वंशी शासक को रजबार कहा गया है, वो होगा जगतपाल, जिसका शाब्दिक अर्थ है हिमालयी राज्यों में प्रभुत्व संपन्न होगा। ठीक है, इसके अलावा इसने देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों में पूजा प्रबंधन हेतु भूमि दान भी दिया था। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, इसने भूमि यानी ऐसे लिखो, इसने वैष्णव मंदिरों को
इसने वैष्णव मंदिरों को पूजा प्रबंधन हेतु भूमि दान दिया था। ठीक है, देवप्रयाग में वैष्णव मंदिर को पूजा प्रबंधन हेतु भूमि दान दी थी इसने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो सकता है कि किसने इसमें भूमि दान दी थी, वो होगा अपने आप में जगतपाल। तो जगतपाल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपका कि ये जगतपाल था, ये इसका जो देवप्रयाग में ताम्र शासन किसका और किसको रजवार कहा गया है, या किसने देवप्रयाग मंदिर परिसर को भूदान दिया, ये 3 फैक्टर आपके इंपोर्टेंट। इसके बाद और भी रूलर हुए, बीच में छुटमुट हुए, हम क्यों पढ़े, मतलब बताओ। इतिहासकार आपस में लड़ने में लगे हैं ना, इसने ये किया, दूसरा कहता है इसका समय ये था, इसका ये, तो क्यों पढ़ें बताओ, क्यों इनके ईयर हम पढ़ें, क्या मिलेगा उससे हमें, जब उनको खुद ही कंफ्यूज है। एग्जामिनर भी जानता है कि इतने कंफ्यूजिंग ईयर एग्जाम में पूछने ही नहीं है, हमें मेन चीजें देखनी है। तो अगला जो हमारा इंपोर्टेंट रूलर आता है वो आता है अजयपाल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं, अजयपाल, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, लिखो अजयपाल, क्या लिखोगे, अजयपाल, यहां से प्रश्न आने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है, यानी अजयपाल। ठीक, अब यहां से पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है, अजयपाल इनका 37वें नंबर का राजा था। ठीक है, 37 थी। इसके सारे फैक्ट याद रखना, ये कौन से नंबर का राजा था, 37वां। इसके नंबर का राजा भी पता होना चाहिए कौन से नंबर का है, 37वां। दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने राजधानी अपनी परिवर्तन की, यानी इसकी जो राजधानी थी, प्रारंभ में इसकी राजधानी कहां थी चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़। इसने क्या किया, राजधानी को पहले चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ शिफ्ट किया, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, कहां पहुंचा दी इसने राजधानी, चांदपुरगढ़ से पवार वंश की देवलगढ़, और देवलगढ़ से फिर कहां पहुंचाया, श्रीनगर। यानी क्वेश्चन अगर कभी पूछता है कि पवार वंश के किस शासक के द्वारा राजधानी को प्रारंभ में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ फिर श्रीनगर शिफ्ट किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, अजयपाल। ये हमेशा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को भी विजिट किया था, यानी लिखो गढ़वाल के 52 गढ़ों का विजेता कहा जाता है इसको, गढ़वाल के 52 गढ़ों का विजेता, गढ़ होते थे ना छोटे छोटे, उनका विजेता कहा जाता है इसको, यानी गढ़वाल का एकीकरण इसने किया, कहने का मतलब गढ़वाल का एकीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछता है तो तुरंत मना करके आना कि गढ़वाल के 52 गढ़ों का विजेता या गढ़वाल का एकीकरण करने वाला जो रूरल था वो कौन था, अजयपाल। तो 37वां राजा था, राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ शिफ्ट की, फिर श्रीनगर की, उसके बाद गढ़वाल के 52 गढ़ों का ये क्या था, विजेता था, यानी गढ़वाल का इसने क्या किया, एकीकरण किया। इन्हीं में से एक उप्पूगढ़ का गढ़ हुआ करता था, यानी उप्पूगढ़ का, वहां पर कप्पू चौहान क्या करता था, रूल करता था, उसके साथ इसकी वीर गाथाओं का भी वर्णन है। ठीक है, लिखो उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान के साथ, उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान के साथ वीर गाथाओं में वर्णन है इसका। ठीक है, वीर गाथाओं में वर्णन मिलता है कि इसने कप्पू चौहान को भी क्या किया था, पराजित किया था, किसने, अजयपाल ने। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट अपने आप में रहता है। ठीक है, इसके समय में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंद शासक कीर्तिचंद का बार बार अटैक होता रहा, चंद शासक कीर्तिचंद का आक्रमण। अगर ये पूछता है कि चंद शासक कीर्तिचंद के साथ कौन सा गढ़वाल का पवार वंश का शासक जो था आक्रमण करता था, या किसके गढ़वाल पर किसने आक्रमण किया, तो कीर्तिचंद का। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, कब किया, क्या किया, ये कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछेगा, ईयर नहीं पूछेगा इन चीजों के, क्योंकि ईयर में कंफ्यूजन है, सबको अपना कंफ्यूजन है। राजधानी शिफ्ट में कंफ्यूजन, आक्रमण कब किया उसमें कंफ्यूजन, गद्दी पे कब बैठा उस पर कंफ्यूजन, कितने साल तक रूल किया उस पर कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि खुद पता नहीं ना, एक रिलायबल, एक प्रॉपर सोर्स नहीं है आपको जानने का कि आखिर बंदे ने कब से कब तक रूल किया, कब तक, कितने वर्षों तक, कुछ पता नहीं उसका। ठीक है, सब इतिहासकार अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया, शिष्ट समाज में एक सरोला ब्राह्मण की प्रथा शुरू की, लिखो सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू की। ठीक है,
इसका क्या मतलब था बच्चों, पहले क्या होता था, जो समाज है, जो जाति के आधार पर, क्योंकि उसमें ये माना जाता था कई लोग एक दूसरे के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे, तो इसको ये समस्या इसके सैनिक अभियान में भी आती थी, क्योंकि सैनिक भी कहीं ना कहीं समाज से ही आते थे, तो जो सैनिक होते थे उस समाज से, वो भी वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं खाना पीना जब होता था उनका, वो भेदभाव हो जाता था, कोई खाता था कोई नहीं खाता, तो इसने क्या किया, कॉमन प्रथा ला दी, सरोला ब्राह्मण ये खाना बनाएंगे और इनके हाथ का खाना सभी खाते थे फिर, ठीक है, यानी इसने शुरू की। इसके अलावा इसने मापतौल हेतु एक प्रणाली शुरू की जिसको बोलते हैं धूली पाथा, लिखो, मापतौल हेतु, चीजों को मापतौल हेतु धूली पाथा शुरू की इसने, ठीक है, धूली पाथा, धर्म पाथा भी बोलते हैं। ये धूली पाथा का संबंध किससे है पूछता है तो अजयपाल, या मापतौल हेतु धूली पाथा किस शासक द्वारा शुरू की गई पूछता है तो अजयपाल, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, देवलगढ़ में एक राजभवन और जो वहां पे इनकी कुलदेवी थी राज राजेश्वरी की स्थापना भी की, ठीक है, तो लिखो देवलगढ़ में राजभवन व राज राजेश्वरी कुलदेवी की स्थापना, ठीक है, लिखो देवलगढ़ में राजभवन, इसने क्या किया, देवलगढ़ में राजभवन व इनकी कुलदेवी राज राजेश्वरी की स्थापना, राज राजेश्वरी के किसी स्थापित की, ठीक है, यानी कुलदेवी राज राजेश्वरी थी, इनकी स्थापना की, और देवलगढ़ में इन्होंने क्या किया था, अपने आप में एक ये राजभवन का निर्माण किया था, किसने किया था, अजय पाल जी ने किया था, ठीक है। इसके अलावा इसने श्रीनगर में एक राजप्रसाद व कालिका देवी मठ की भी स्थापना की, ठीक है, लिखो श्रीनगर में, इसने श्रीनगर में एक राजप्रसाद, राजा के एक बहुत बड़ा मतलब भव्य भवन एक प्रकार से समझ सकते हो, ठीक है, राजप्रसाद व कालिका मठ की स्थापना, कालिका मठ की स्थापना की। और ये जो राजप्रसाद था ना बच्चों, ये बहुत भव्य था, जो कि 1803 के भूकंप से क्या हुआ, नष्ट हो गया, ठीक है, भूकंप से ये क्या हो गया, नष्ट हुआ था, फिर बाद में जो बचे कुछ अवशेष थे वो उसके बाढ़ से भी वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है, 1813 के भूकंप से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। इसके बाद आपको जो श्रीनगर में राजप्रसाद और कालिका मठ की स्थापना है, इसके बारे में एक ये बहुत फेमस है, इसने अपने जीवन के अंतिम समय में नाथ पंथ को अपनाया था, ठीक है, लिखो नाथ पंथ को अपनाया था इसने, नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ पंथ को अपनाया, यानी अपने आप में जोगी जो कहते हैं ना, नाथ होते, नाथ लोग होते हैं ना, तो इसने अपने अंतिम समय में क्या किया था, नाथ पंथ को क्या किया था, अपनाया था, ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ इसको जो साबरी ग्रंथ होते हैं और गढ़वाल के तंत्र मंत्र होते हैं, उसमें इसको आदि गुरु या आदिनाथ कहा गया, लिखो साबरी ग्रंथों में, साबरी ग्रंथ ऑब्लिक तंत्र मंत्र में, तंत्र मंत्र में इसे आदि गुरु या आदिनाथ कहा गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि गुरु ऑब्लिक आदिनाथ कहा गया है, ठीक है, नाथ संप्रदाय अपनाया था इसने, किसे, अजयपाल को, आदि गुरु या आदिनाथ इसको क्या किया गया, साबरी ग्रंथ में कहा गया है। साथ ही साथ इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसकी तुलना जो है कृष्ण से, युधिष्ठिर से, इसके अलावा अशोक से, भीम से, कुबेर से, इंद्र से की जाती है, ठीक है, इसको भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसके बारे में अंतिम पॉइंट, इसकी तुलना कृष्ण, इसकी तुलना कृष्ण, कुबेर, भीम, युधिष्ठिर व अशोक से भी की गई है, ठीक है, अशोक से भी की गई है। तो अजयपाल के बारे में बेसिकली इतना अगर आप पढ़ोगे तो ये काफी होगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा अजयपाल से संबंधित, ठीक है। जब आप अजयपाल कवर कर ले तो अजयपाल के बाद और भी रूलर आते हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ें, बताइए क्या मिलेगा हम उसको पढ़ के, इतना तो हमने पढ़ना है नहीं। तो अजयपाल के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो था सहजपाल। क्या था, सहजपाल, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से देख रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। और बताया जाता है कि ये 42 नंबर का रूलर था, देखो बीच के मैंने गायब कर दिए, ये बताया जाता है कि ये 42 नंबर का क्या था, रूलर था, कौन, सहजपाल। तो सहजपाल के बारे में हल्का सा हमें देखना है। इसके बारे में बच्चों ये कहा गया है कि इसके समय के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं देवप्रयाग से, ठीक है, लिखो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से,
देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख प्राप्त, लिखो 5 अभिलेख क्या हुए इसके समय के प्राप्त हुए। इसके साथ साथ ये जो था बच्चों बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद का समकालीन था, लिखो बालो कल्याण चंद प्लस रुद्रचंद का समकालीन क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तीसरा फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके समय में हुसैन खान टुकड़िया जो था वो अकबर के समय का था, एक प्रकार का मनसबदार आप मान के चलते हो। वो तो जो हुसैन खान टुकड़िया था उसने क्या किया, हिमालय यानी जो शिवालिक रेंज है वहां के इलाकों में छापेमारी करके लूटपाट की थी, ठीक है। देखो इसके समय में हुसैन खान टुकड़िया ने हुसैन खान टुकड़िया द्वारा शिवालिक क्षेत्र में लूटपाट की गई थी, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में लूटपाट, यही था उस टाइम में लूटपाट की, ठीक है। इसके अलावा जो अकबर था उसने अपना एक दल, अन्वेषक दल इसके समय में भेजा था गंगा नदी के उद्गम को खोजने के लिए, ठीक है। लिखो अकबर द्वारा, अकबर का समकालीन भी था, ठीक है, अकबर द्वारा एक अन्वेषक दल, अकबर द्वारा एक अन्वेषक दल गंगा के उद्गम की खोज, गंगा के उद्गम की खोज में आया था, ठीक है। यानी उस समय कौन रूल कर रहा था, सहजपाल रूल कर रहा था गढ़वाल की गद्दी पर, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो जो ये लूटपाट और अकबर, ठीक है। इसके अलावा मानोदय काव्य जो है, मानोदय काव्य आपने सुना होगा, कवि भरत वगैरह जिसने भी लिखी है, उसमें इसको राजनीतिक रूप से चतुर और संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला बताया गया, ठीक है। लिखो मानोदय काव्य में इसे, मानोदय काव्य में इसे राजनीतिक रूप से चतुर व युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला बताया गया है, युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला बताया गया है, ठीक है। संताप देने वाला बताया गया किसको, मानोदय काव्य में सहजपाल को, कि युद्ध में जो अपना शत्रु है उसको छोड़ता नहीं है और राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा क्या है, अपने आप में क्लेवर यानी चालाक है। तो सहजपाल के बारे में अगर आप इतना पढ़ोगे वो काफी रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकबर वाला या हुसैन खान टुकड़िया वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हमने जो पढ़ना है बलभद्र शाह वाला पढ़ना है, ठीक है। अब कई लोग ये भी पढ़ते हैं शाह की उपाधि किसने दी, ये वो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, क्यों पढ़े बताओ। बलभद्र शाह, इसके बारे में कहा जाता है कि शाह की उपाधि इसने धारण करना शुरू किया है, ठीक है। शाह की उपाधि धारण करना शुरू किया, शाह की उपाधि धारण करना शुरू किया किसने, बलभद्र शाह ने। कहां से दिया, क्या किया, वो सब छोड़ दो, ठीक है। इसकी तुलना की जाती है बच्चों भीमसेन से, और किसने की थी, कवि देवराज द्वारा। लिखो कवि देवराज द्वारा इसकी तुलना भीम से की गई, ठीक है। बहुत बलशाली था इसलिए भीम से, किसने की, कवि देवराज द्वारा, कवि देवराज के द्वारा इसकी तुलना क्या की गई थी, भीम से की गई। ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसके समय में बघाण का युद्ध हुआ, बघाण यानी ग्वालदम के पास, ठीक है। युद्ध इसी के समय में हुआ था, और वो हुआ किसके साथ, रुद्रचंद की सेना के साथ, रुद्रचंद की सेना प्लस बलभद्र शाह की सेना, ठीक है, के मध्य हुआ था। और बलभद्र शाह का जो सहायता कर रहा था वो एक कत्यूरी राजा था, क्योंकि उस इलाके में कत्यूरी शासन करता था, उसका नाम था सुकाल देव, ठीक है। बलभद्र की सेना, इसके साथ कौन था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, कत्यूरी शासक सुकाल देव, सुकाल देव, ठीक है।
इसके चक्कर में इन दोनों की मित्रता हो गई थी, क्योंकि चंद्रवंश अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहा था, तो इन दोनों ने मित्रता करके इनके साथ युद्ध किया। तो इसके समय में बघाण का युद्ध। अब बघाण के युद्ध में भी कंफ्यूजन है, वो कोई किताब में ऐसा लिखा है 1581 और या लिखा है 1590-91, ठीक है, इसके आसपास कहीं हुआ। कंफ्यूज ही रहेगा उनको और लाइफ टाइम कंफ्यूज रहेगा, इसलिए एग्जामिनर भी आपसे नहीं पूछने वाला। आप दोनों सन लिख दो, जो आएगा देख लेना उसमें, ठीक है। कोई कहता है कि 1581 में हुआ था, कहीं पे 1590-91 भी बताते हैं, तो इनमें से एक ही दिखेगा आपको, जो भी दिखेगा। तो किसके मध्य हुआ था ये इंपोर्टेंट अपने आप में रहेगा, ठीक है। इस जो ये युद्ध हुआ था बघाण का, इसमें रुद्रचंद का एक सेनापति था, उसकी मृत्यु हुई थी, उसको इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, ठीक है। और उस सेनापति का नाम था बघाण के युद्ध में पुरुषुपंत, ठीक है, लिखो इसका सेनापति पुरुषुपंत मारा गया। सेनापति पुरुषुपंत मारा गया, ठीक है। इतना ही आपको किसके बारे में देखना है अपने आप में, बलभद्र शाह। जैसे ही बलभद्र शाह के इतिहास के बारे में आपने हल्का सा आइडिया दिया, इसके बाद जो आता है मान शाह आता है, ठीक है। यानी कौन आता है, मान शाह। मान शाह, श्याम शाह, पृथ्वी शाह, ये जो रूलर हैं, यहीं से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगली हेडिंग आप डाल के छोड़ दीजिए, उसका नाम है मान शाह, ठीक है। मानसा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये मानसा है, और मानसा के बारे में हम इसके जो मतलब फैक्ट होंगे वो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। और ये मान के चलिए एटलीस्ट जब तक आप पटवारी का एग्जाम होगा, पुलिस का तो चलो मैंने कराया ही है, पटवारी के एग्जाम तक आपका फिर से ही अपने आप में क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। किस चीज का, ये पवार वंश का इतिहास, चंद का इतिहास, यानी हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो रिवीजन के साथ साथ भी क्या हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है। होपफुली ये चीज आपकी रिवाइज हुई होगी और नए बच्चों को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा।